आ जा बेटा। कल लास्ट टॉपिक क्या लिखाए थे हम आप लोगों को? चालू हो गया ना? SLR लिखवाए थे ना? उसका फुल फॉर्म क्या लिखवाए थे? SLR बोला था ना? सांविधिक चलनिधि तरलता अनुपात ना? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है ना? ये तो हम पढ़ा दिए थे। OMO बता दिए थे आपको, CRR बता दिए थे, रेपो रेट बता दिया था आपको, रिवर्स रेपो रेट बता दिया था, बैंक रेट बता दिया था। ये सब चीजें हो गई थी कल। आज एक अगला लिखे MSF। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी सीमांत बोल रहे हैं बेटा, 1 मिनट रुको, पहले इधर मेहनत कर ले। ये लगता है मुझे जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये मिटाना आसान रहेगा। अपने काम भर का बोर्ड मिटाते हैं, क्यों पूरा मिटाएं? इतने बड़े बोर्ड की जरूरत तो है नहीं हमें। हिंदी में कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को सीमांत अस्थाई सुविधा। सीमांत अस्थाई सुविधा कहां रह गए थे? सीमांत अस्थाई सुविधा हिंदी में बोल दिया। अच्छा, इंग्लिश में चाहिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये भी एक तरह से क्या है, आरबीआई इस पे उधार देता है। किसको? बैंकों को। इसके किस टर्म पे? शॉर्ट टर्म पे, बहुत कम समय के लिए। बहुत कम समय के लिए आरबीआई उधार देता है, बट ये बहुत अर्जेंट जब रिक्वायरमेंट होती है बैंकों को, बैंकों को बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट जब होती है तो इमीडिएट ये विंडो ओपन होती है आरबीआई की। तो आरबीआई लेकिन वहां पे जो लोन देता है इसमें एक दंडात्मक कार्यवाही भी करता है। इसका रेट जो है रेपो रेट से 1% ज्यादा कर देता है। 1% ज्यादा, बैंक दर भी ज्यादा होती थी ना वो, लेकिन लॉन्ग टर्म पे थी और ये बहुत कम समय के लिए। लिख लो इसमें, यह एक दंडात्मक दर है। यह एक दंडात्मक दर है। अच्छा, जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं, आरबीआई से उधार लेते हैं। जिस पर बैंक
आरबीआई से उधार लेते हैं। आरबीआई हो गया, बैंक हो गए। अब बैंक को इमीडिएट पैसा चाहिए था, अगर यहाँ एमएसएफ लागू है, एमएसएफ दर पे आएगा, इसका रेट क्या होगा, जो रेपो रेट होगा उससे एक ज्यादा %। और ये कब जाएगा एमएसएफ के तहत लोन लेने, जब इसको आपातकालीन जरूरत हो। ठीक है, जब उसको आपातकालीन जरूरत हो इस चीज की। समझ गए? तो आपातकालीन में अगर बैंक को अपने इसके पास फंड शॉर्टेज हुआ बिजनेस करने के लिए, तो ये किसके पास जाएगा तुरंत लेने पैसा? आरबीआई के पास। और वो किसके तहत पैसा देगा इनको लोन पे? एमएसएफ के तहत, सीमांत अस्थाई सुविधा, यही है ना, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत लोन मिलेगा इनको। अब ये लोन जो इनको मिलेगा इसका रेट क्या होगा, ये आरबीआई तय करता है, लेकिन इसका रेट भी ज्यादा होगा। रेट मतलब समझ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर, जो ब्याज इनसे वसूलेगा बैंकों से वो 1% ज्यादा होगा। किससे? रेपो दर से। रेपो दर कल पढ़े थे ना, उससे 1% ज्यादा होगा, उसे एमएसएफ कहेंगे। ठीक है, अरे आराम से, ठीक। अब कोई और टॉपिक उसमें बचा था क्या, जो कल हमने लिखवाया था लिस्ट गुणात्मक वाले में, मात्रात्मक वाले में? हम लोग चलेंगे गुणात्मक की तरफ। आ जाओ, कहाँ रह गए? खुश रहो। चलिए फिर अब गुणात्मक की तरफ। कल एक ट्री डायग्राम बनाए थे ना, याद है? एक तरफ गुणात्मक था और एक तरफ मात्रात्मक। मात्रात्मक वाली जितने टूल थे वो सारे रिंच पाने खत्म हो गए अब ना। अब हम लोग किधर जाएंगे? गुणात्मक की तरफ। एमएसएफ बाकी था, एमएसएफ पढ़ा दिया मैंने अभी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, अस्थाई नहीं, सीमांत अस्थाई सुविधा। इसके तहत बैंक क्या करेगा? आरबीआई के पास लोन लेने जाएगा। कब? बहुत आपातकालीन कंडीशन में, जब इसके पास इमीडिएट फंड की शॉर्टेज हो जाए, कमी हो गई, तो ये बिजनेस करने के लिए क्या करेगा? पैसे इसको उधार चाहिए तो किससे लेगा? आरबीआई से, लेकिन आपातकालीन कंडीशन में और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। तो इसके बाद वो पैसे जो देगा आरबीआई इनको उधार, किस पे देगा? रेपो रेट, रेपो दर से 1% ज्यादा पे। पूरे क्लास को बताया करो यार, हम लोग भी हंस लिया करें। ठीक है, ये हो गया एमएसएफ आपका। अब लिखो गुणात्मक वाली चीजों में। गुणात्मक वाली चीजों में 2-3 चीजें आती हैं। एक पहले आता, सबसे पहले मॉरल सुएसन। मॉरल सुएसन को हिंदी में कहते हैं नैतिक सलाह। हम लोग किधर जा रहे हैं? क्वालिटी वाले पे, नैतिक सलाह, मॉरल सुएसन कहते हैं। सुएसन, SUSATION, सॉल्यूशन नहीं, नैतिक सलाह या
मॉरल सुएशन, अब जब आप लोग मात्रात्मक वाली चीजें पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने क्या देखा, जैसे रेपो रेट बढ़ाया गया, ठीक है, तो बैंकों ने, बैंक के लिए बढ़ाया गया कि बैंक के पास पैसा ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा बैंक को, ठीक है, या कम किया गया तो कम रेट पे मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जब बैंक के पास इतने पैसे खुद होते हैं कि वो आरबीआई से उसको लोन लेने की जरूरत उस समय नहीं होती बिजनेस के लिए। तो रेपो रेट घटाना बढ़ाना आरबीआई का क्या पर्पस था? रेपो रेट घटाना बढ़ाने में क्या था? मनी को कंट्रोल करना। गुड, ठीक है। अब मनी के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या बैंक दर या एमएसएफ, इन सब में घटोतरी और बढ़ोतरी जो की गई आरबीआई के द्वारा, वो किस पे लागू होती है? पहले बैंक पे। अब लेकिन बैंकों के पास अगर इतने पैसे खुद हैं, वो आरबीआई के ऊपर नहीं गए पैसे लेने उस ड्यूरेशन में, तो वो अपने मन से और अपने रेट पे जो डिसाइडेड है वो लोन देते रहेंगे मार्केट में, क्योंकि उनको लोन लेना नहीं पड़ा आरबीआई से, उनको कोई रेट के घटने बढ़ने का फर्क नहीं पड़ा। और बैंक जो है अपने रेट पे, जो मतलब जो इनका रेट मार्केट चल रहा था उसी रेट पे वो लोन देते रहे, ना घटाए ना बढ़ाए। जबकि आरबीआई चाह रहा था वो रेट को, अगर वो बढ़ा रहा था रेपो रेट, तो बैंक भी अपने इंटरेस्ट ब्याज दर को बढ़ा दें, जबकि ऐसा नहीं किए। ऐसी कंडीशन हो सकती है ना। तो इसमें क्या हुआ, पैसे का फ्लो कंट्रोल होने में समस्या आएगी ना, बाधा उत्पन्न होगी। आरबीआई का क्या मेन पर्पस था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना किसी तरह, मुद्रास्फीति। मौद्रिक नीतियों का क्या फोकस रहा है जब से उर्जित पटेल की कमेटी आई? इन्फ्लेशन को 4+-2 की रेंज में रखना, मुद्रास्फीति को। और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या, सामानों का दाम घटने बढ़ने से रोकना है। उसके लिए क्या होगा, पैसे का फ्लो कंट्रोल करना। फ्लो मतलब कोई चीज, हाँ, कोई चीज मार्केट में फ्लो हो रही, मतलब बढ़ रही है या घट रही है। जैसे पानी का फ्लो होता है, समझ रहे हैं? पानी का फ्लो किससे, टैप से अगर कंट्रोल करना हो तो उसको टाइट कर देते हैं, उसको ढीला छोड़ देते हैं, ऐसे ही तो होता है। वैसे ही पैसे का फ्लो, समझे आप? कल फ्लो आप पूछ रहे थे ना, क्या होता है फ्लो सर? फ्लो ना FLOW होता है। और अगर इतना भी ना समझ आ रहा हो तो गूगल कर लो, डिक्शनरी है आपके पास। और मुझे लगता है 12th तक सब इतनी इंग्लिश पढ़े हो, इसलिए कुछ चीज़ों की अंग्रेजी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। कई चीज़ों की आप लोगों को तो अंग्रेजी समझ में आती, हिंदी भी तो नहीं आती उसकी। क्या करें भाई, कई चीज़ें हैं ऐसी, हमें थोड़ी सबके मन की बातें पता। मन की बात हम नहीं करते ना, जान नहीं पाते हैं हम। जहां ना आए ठीक है, पूछ लिया करिए। अगर कोई ऐसा वर्ड रहे तो ठीक है, डिक्शनरी भी प्रेफर कर दिया करिए। ऑनलाइन डिक्शनरी आजकल अवेलेबल है, वो मोटी किताब लेके भी घूमना भी नहीं है। पहले होता था जब स्मार्टफोन नहीं था तब। अच्छा, डिक्शनरी देखना आता था सबको? वो जो मोटी किताब आती थी डिक्शनरी की, सबको देखना आता था? है कोई है ऐसा जिसको देखनी नहीं आती थी डिक्शनरी? नहीं आती थी बेटा, कोई बात नहीं, अब जरूरत भी नहीं है। अब तो स्मार्टफोन से काम चल जाता है ना। हाँ। तो हाँ, अब इसमें जब बैंकों का क्या किए, पॉलिसी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या नहीं हुआ, पब्लिक तक नहीं पहुंचा। आरबीआई, मैंने मान लिया हम आरबीआई हैं, हमने पॉलिसीज लागू किया, रेपो रेट, बैंक रेट बढ़ा दिया। अब हम बैंकों को पैसे क्या करेंगे, ज्यादा रेट पे देंगे। बट बैंकों के पास इतने पैसे थे, उन्हें हमारी जरूरत नहीं थी इस क्वार्टर में, उतनी जरूरत उनको नहीं पड़ी। तो वो पैसे क्या किए,
अपने ही रेट पे देते रहे, जो रेट उनका पहले से फिक्स था। तो जो हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि मार्केट में पैसे कम हो जाएं, तो वो कम नहीं हुए ना। तो यहां पे पॉलिसी एक तरह से क्या हो रही है, पैरालाइज हो रही है। तो इसमें सिचुएशंस ये आएगी, आरबीआई के गवर्नर साहब, आ जाओ नमस्ते बेटा। आरबीआई के गवर्नर साहब क्या करेंगे, कहीं पे जाएंगे किसी मीटिंग में या कहीं और गए, मतलब कोई पब्लिक मीटिंग में, तो वहां पे वो क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट देंगे कि हम देश की भलाई के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट ये चीजें यहाँ पे नहीं हो रही, इसको इन लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, घर में कई बार होता है जब हम लोग मम्मी पापा की बातें नहीं मानते हैं तो हम लोगों को अदर वे में सुनाया जाता है ना, कुछ अलग वे में, उनका बच्चा तो ऐसा सोच रहा था। तो वो क्या करता है, आप पे एक मॉरल ऑब्लिगेशन आप पे क्रिएट करता है ना, एक गिल्ट फीलिंग देता है ना कि देखो उनका बच्चा ऐसा है, उनका बच्चा वो कर रहा था, हमारे बच्चे हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, हम तो चाहते हैं उनका भला हो लेकिन वो समझते ही नहीं है। मतलब डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट वे में बोला जाता है ना, ऐसा होता है। ये क्या हो गया, मॉरल सुएशन, नैतिक सलाह। तो आरबीआई के गवर्नर या आरबीआई इस तरह की चीजें, स्टेटमेंट इशू करता है, किसको, बैंकों को, जिससे वो पॉलिसी ट्रांसमिशन करें। वो अपना, अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है तो वो भी लोन देने की दर बढ़ा दें, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का स्थानांतरण पब्लिक तक, पब्लिक मार्केट में, बाजार में पहुंचे। अब आरबीआई यहां कहेगा ना कि हम तो देश की भलाई के लिए और पैसे को इसलिए महंगाई कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये बीच में जिनके थ्रू पैसे सर्कुलेट होने हैं वो लोग देश का भला नहीं चाहते हैं या देश की इकोनॉमी को सुधारना है, इस तरह के स्टेटमेंट देंगे ना। अब जैसे कई बार होता है, 2 फ्रेंड हो, 3 फ्रेंड हो, तो तीसरे को सटायर पास करके करते हो ना तुम लोग, कमेंट पास, इस तरह नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे वाला मैं बात कर रहा हूँ। यार वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, बैठा रहेगा वहीं बगल में, हम उससे इतनी बार कहे लेकिन क्या बताएं अब। तो दूसरा कहेगा अच्छा ठीक है, बात पहुंचा देंगे, हम कह देंगे, कर देगा, समझाएंगे हम। होता नहीं ये चीज। ये क्या हो गया आपका, एक तरह से नैतिक सलाह हो गई, इसे ही कहते हैं मॉरल सुएशन। आ गया समझ में? ये अभी भी डाउट है कहीं? कह लोगे ना आरबीआई के गवर्नर बन के कैसे बैंकों को कहना है, कहीं पब्लिक मीटिंग में, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बोलोगे तो बैंकों के हेडों के पास पहुंच जाएगी ना खबर, पहुंची जाएगी ना, न्यूज में बोलोगे तो। अच्छा, ऐसे ही तो घर में भी होता है, या तो मम्मी पापा आपस में ही बात करेंगे कि तुम वहां बैठे रहोगे, आपस में ही बात करेंगे, मम्मी कहेंगी ये देखो ये सुनता नहीं। अच्छा, होता है ना ये चीज, देखा है कि नहीं? सब लोगों ने देखा है ना। तो बस वैसे वहां भी होगा। यहाँ नुकसान थोड़ी चाह रहा होता है कोई किसी का, मैं क्या चाह रहा होता है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन हो। समझ गए? अच्छा, खुश रहो। कहाँ आज लेट हो गए तुम लोग? खुश रहो। नमस्ते बेटा। बैठो बैठो बैठ, जल्दी बैठो। मॉरल सुएशन अपने आप लिख लोगे कि लिखवाना पड़ेगा? लिखवा दे। अच्छा, अच्छा फिर निकल जाता है। अच्छा, एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकलता है, फिर भूल जाता है। कोई बात नहीं, इसीलिए क्या
ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये एग्जाम्पल तो सर बता दिए, अब हम लिखें कैसे? लिख लिया? अच्छा लिखो। नैतिक सलाह, इसके द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को, नैतिक सलाह हेडिंग है, इसके द्वारा, यार तुम लोग पीछे जाके क्यों बैठे हो, यहाँ आगे बैठने में क्या हुआ, बड़ा सीट खाली है। इधर आओ, आगे बैठो सब लोग, बता दे चिल्ला। इसके द्वारा, इधर आओ, आगे बैठो सब लोग, खाली है, आ जाओ, बैठ जाओ, इधर इधर ही बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो पीछे सब? ठीक है। इसके द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक नीति के माध्यम से, मौद्रिक नीति के माध्यम से मौद्रिक नीति के माध्यम से, अच्छा, केंद्रीय बैंकों, बैंक की अपेक्षाओं, केंद्रीय बैंक की अपेक्षाओं, केंद्रीय बैंक की अपेक्षाओं के बारे में सूचित किया जाता है। केंद्रीय बैंक की अपेक्षाओं के बारे में सूचित किया जाता है। Come in. समझ आ गया? वही तो करते हैं, अपेक्षा के बारे में ही तो सूचित करते हैं, क्या चाह रहे हैं हम और बैंक क्या कर रहे हैं, अगर उससे अलग है तो उसके बारे में हम सूचित कर देंगे। अगला लिखो, क्रेडिट विनिमय, विनियमन, क्रेडिट विनियमन मतलब क्रेडिट रेगुलेशन। रेगुलेशन शब्द यहां ज्यादा सुने होंगे ना, विनियमन कम सुने होंगे तुम लोग। कौन सा शब्द ज्यादा सुने हो, विनियमन की रेगुलेशन? अच्छा विनियमन सारा सुने हो हैं? क्रेडिट विनियमन, क्रेडिट, उसमें लिखो केंद्रीय बैंक, क्रेडिट, केंद्रीय बैंक प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक द्वारा, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक द्वारा प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक मतलब समझ रहे हैं आप लोग? कॉमर्शियल। अच्छा बच्चों से मैं पूछता हूँ वाणिज्यिक बैंक क्या है तो उसकी इंग्लिश बता देंगे, हिंदी में पूछूंगा तो, इंग्लिश में पूछा तो उसकी हिंदी बता देंगे मुझे, और कहीं कुछ शॉर्ट फॉर्म पूछा तो उसका फुल फॉर्म मुझे बता देंगे। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि पर, दी जाने वाली ऋण राशि पर एक सीमा का निर्धारण करता है, एक सीमा का निर्धारण करता है, ऋण राशि पर एक सीमा का निर्धारण करता है, जी बताइए, आइए।
अच्छा 1 मिनट रुकिए फिर। एक मिनट रुक जाइए। आपको सेमिनार के बारे में कहना हो गया? हाँ वो बता दिया गया, अभी हम बता देंगे। निर्धारण करता है जो अवांछित क्षेत्रों में बैंकों के ऋण जोखिम को कम करने में मदद करता है। अवांछित क्षेत्रों में बैंकों के ऋण जोखिम को कम करने में मदद करता है। अवांछित क्षेत्रों में बैंकों के ऋण जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसमें क्या कह रहा है कि केंद्रीय बैंक जो है बैंकों को एक्चुअली में क्षेत्र कहता है कि इस क्षेत्र को आप लोन दो, इस क्षेत्र को मत दो, या इस क्षेत्र को इतना ही लोन दो, इससे ज्यादा मत दो, वरना आपके लिए रिस्क होगा। तो एक तरह से गाइडलाइन जारी कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है? क्वालिटी इंप्रूव पे फोकस कर रहा है, गुणात्मक पे। अभी यहाँ पे मात्रा पे कंट्रोल नहीं कर रहा है, मात्रा पे कोई कंट्रोल नहीं। क्या कर रहा है? आपकी क्वालिटी पे फोकस कर रहा है कि आप इस तरह के रूल्स लाइए कि किस क्षेत्र को लोन दीजिए, किस क्षेत्र को नहीं, और किस क्षेत्र में कितना लोन दीजिए जिससे आपके ऊपर रिस्क ना हो। ऐसा है ना? तो ये हो गया एक तरह से क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम। अगला लिखो, आधार दर बेस रेट। आधार दर बेस रेट। आधार दर वो दर होती है जिसपे आरबीआई बैंकों से कहता है कि आप इससे कम रेट पे लोन नहीं देंगे। एक निश्चित, मतलब अगर उसने आरबीआई ने ये कह दिया कि आप 6% के नीचे लोन नहीं देंगे, सभी बैंकों पे ये लागू रहेगा, तो क्या होगा? बैंक मार्केट बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी। पता चला कोई 3% पे, कोई 4% पे, कोई 2% पे लोन दे रहा है, इस तरह की कंडीशन नहीं। आप एक रेंज 6% से नीचे नहीं देना, 6% से ऊपर आप चाहें जितना चाहिए। तो देखो कि बैंकों के रेट, जो इंटरेस्ट रेट होता है, चाहे होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, कोई भी जमीन खरीदने के लिए या बिजनेस करने के लिए लोन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। कोई 6.1, कोई 6.5, कोई 6.9 ऐसे रहता है ना, क्योंकि इससे कम नहीं होता, उसी के आसपास कुछ पॉइंट में ही वेरिएशन रहता है। बैंक टू बैंक होता है ना ये। अगर देखोगे, अगर तुम लोगों ने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो कि नहीं हो? न्यूज़पेपर किसी ने पलटना चालू किया? किसके यहाँ न्यूज़पेपर आता है? सिर्फ आपके यहाँ आता है? और किसी के यहाँ आता है? अच्छा, सबके यहाँ आता है। उधर भी पलट के देखते हो कि नहीं? कितने ईमानदार हैं लोग, कह रहे हैं नहीं देखते। कोई बात नहीं है। हाँ, अच्छा जाते नहीं है। चाय की दुकान पे भी आता है? अच्छा, कोई बात नहीं, फोन पे आता है पेपर। टेलीग्राम अगर खोलो ना, तो उस पर कहीं ना कहीं ई पेपर मिल जाएगा आपको, मिल जाता है ना, या उसकी वेबसाइट पे चले जाओ किसी न्यूज़पेपर की, तो उस पर भी मिल जाता है। तो पढ़ना चाहो तो हजारों यंत्र अवेलेबल हैं, बहुत सी चीजें पढ़ते तो हो, सोशल मीडिया पे भी तो पढ़ते हो। कटिंग्स, हाँ। तो रेट, बेस रेट क्या डिफाइन किसने किया? आरबीआई ने। तो वो कौन सा रेट हुआ? उसके नीचे आप उधार नहीं दे सकते। वो रेट क्या कहलाएगा? आधार दर या बेस रेट। जो भी कहना आपको आसान हो वही सही है। जाओ तुम मुंह धुल के आओ, 5-6 बार हो गया तुम्हारा।
बता। नहीं, एक बेस रेट तय करता, सभी बैंकों के लिए लागू होगा, उसके ऊपर नीचे। हाँ, जैसे 6% अगर आरबीआई ने आधार दर कर दिया, उसके नीचे नहीं दे सकते आप, वो सबका रहेगा। लेकिन उसके ऊपर 6.1, 6.2 रखना, 6.5 रखना, ये कौन तय करेगा? ये बैंक तय करेगा। जैसे मैंने पूरी क्लास बैंक है, मैंने कह दिया उसके ऊपर रखो आप जितना रखना हो, वो आपकी फ्रीडम है। ठीक है, आप लोगों को कह दिया मैंने उधार 6% से कम, 6% आधार दर हो गई, तो अब आधार दर अगर 6% मैंने डिसाइड कर दिया, तो आप सभी के लिए ये कंपलसरी हो जाएगा कि 6% से नीचे आप लोन नहीं बांटेंगे। आप 6% पे बांटिए, 6.1 पे, 6.2 पे, 7% पे बांटिए, वो आपकी मर्जी, आपका जैसा बिजनेस आप वैसा करिए। ठीक है, ये हो गया आधार वर्ष। अगला लिखिए, इसको लिखाना पड़ेगा क्या? समझा तो दिया मैंने। आधार वर्ष ही तो बता रहे बेटा, अभी तुम बैठे हो। वो एमएसएफ, वो तो बहुत पहले बताया था यार, कल का नहीं है, आधे घंटे हो गए, आधे घंटे। अच्छा अभी बता देंगे, रुको, ये टॉपिक खत्म होने दो। अगला लिखो, बेस दर लिख लो, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम ब्याज दर है। आधार वर्ष लिखवा दे रहे हैं यार, सब कह रहे हैं लिखवा दीजिए, क्या करें। आधार द्वारा निर्धारित, बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे बैंकों को न्यूनतम ब्याज दर है, निर्धारित न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे बैंकों को अपने ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं होती है, जिसके नीचे बैंकों को अपने ग्राहकों को उधार देने की अनुमति नहीं होती है। अगला टॉपिक लिखो, अगला सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर। सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर, एक तो बेस रेट हो गया, दूसरा रेट है MCLR, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर MCLR। ठीक है, लिखो इसमें, यह अवधि आधारित। इसमें क्या होगा, जैसे बेस रेट था उस पे लोन, इसमें क्या है कि 1 साल के अंदर इतने रेट से कम पे आप लोन नहीं देंगे, ये बैंकों द्वारा डिसाइड किया जाता है, सभी बैंकों द्वारा, ये बैंक खुद से डिसाइड करता है।
MCLR में, और वहां पे कौन डिसाइड कर रहा था? RBI डिसाइड कर रहा था। देखो, यह अवधि आधारित आंतरिक आधार होगा। आंतरिक मतलब समझ गए, बैंक का। जिसका पुनर्निर्धारण जिसका पुनर्निर्धारण जिसका पुनर्निर्धारण जिसका पुनर्निर्धारण 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए किया जाता है। 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए किया जाता है। यह वह न्यूनतम ब्याज दर है। अगली लाइन, यह वह न्यूनतम ब्याज दर है जिस पर बैंक उधार देते हैं। लिख लिया? लिख लिया? कुछ बच्चे यहां पे मल्टीटास्क कर रहे हैं, एक साथ कई काम कर लेते हैं। है कि नहीं? अगर इतनी एनर्जी एक काम में लगा दे तो पता चला टॉप कर जाएंगे वो SSC CGL, लेकिन लगाते नहीं है। सोचते हैं जाने तो दूसरे को टॉप करने दो, हम तो दान दे देते हैं। बेस रेट समझ में आया? बेस रेट में कौन निर्धारित कर रहा था? RBI। और MCLR कौन कर रहा? आंतरिक अपना बैंक अपने आप कर रहा है डिसाइड। और ये समयावधि 1 साल के लिए कर रहा है, 1 साल के अंदर के लिए। ठीक है? कहीं कोई दिक्कत इस सबको समझने में किसी को? MCLR पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर, बेस रेट और MCLR में कंफ्यूजन होता है। अगला लिखो NDTL। कल हम बताए थे ना, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड और एंड टाइम लायबिलिटी, NDTL। NDTL शुद्ध मांग और समय देयता। शुद्ध मांग और समय देयता। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। शुद्ध मांग एंड समय देयता। देयता, देवता लिख दिए क्या? यह लिखो इसमें,
एनडीटीएल का ही परसेंटेज तो सीआरआर रखवा रहे थे, इसी एनडीटीएल का ही, जो कल कह रहे थे 4% रहेगा, तो इसी एनडीटीएल का ही 4% किसके पास रखेगा सीआरआर में? आरबीआई के पास रखेगा ना बैंक, यस। और एसएलआर अपने पास रखेगा। देखो, यह एक बैंक की शुद्ध मांग, यह एक बैंक की शुद्ध मांग और समय देयताओं समय देयताओं, ब्रैकेट में लिखना जमा राशि, ब्रैकेट में लिखना जमा राशि, अगले ब्रैकेट में लिखना जनता या अन्य बैंकों के साथ, जनता या अन्य बैंकों के साथ, ब्रैकेट बंद करके अब लिखना और अन्य बैंकों द्वारा रखी गई संपत्ति के रूप में जमा राशि के बीच का अंतर होता है, जमा राशि के बीच का अंतर होता है। इसमें एक्चुअली में कहा यह जा रहा है जितना भी उसके सेविंग अकाउंट, जैसे हम बैंक हैं, हमारे पास सब लाके पैसा जमा कर दिए तो ये मांग डिपॉजिट हो गया, डिमांड, आप जब मर्जी तब निकालेंगे भी ना, या आपने फिक्स डिपॉजिट किया वो भी। इसके अलावा प्लस हमारे पास हमारी संपत्ति जो हमने लोन बांट रखा है या हमने कहीं और दे रखा है, इन सब का अंतर, जैसे हमने जहां लोन वोन बांटा है और जहां हम दूसरे बैंकों में जमा कर रखे हैं अपने पैसे, वो हमारा पैसा हुआ, उसमें से माइनस क्या करेंगे, जो लोगों के पैसे हमारे पास जमा है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा, नेट डिमांड और टाइम डिपॉजिट। अब हमारा इतना अमाउंट हुआ, मान लिया हमारे पास टोटल पैसे थे, हमने 100 रुपए लोन बांट रखे हैं और हमारे पास लोगों का जमा, जो लोगों ने हमारे पास पैसे जमा कर रखे थे फिक्स डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट के फॉर्म में, वो 60 रुपए थे, ठीक है। तो 100 में से 60 घटाएंगे, टोटल नेट कितना आएगा, 40। ये 40 क्या हुआ, एनडीटीएल हो गया। अब इसी का परसेंटेज हर जगह काउंट होगा। ये ऐसा अमाउंट हुआ जो हमारे पास हमारा है, हमारा अपना है, हमारे ऊपर किसी की लायबिलिटी नहीं है, अब देयता नहीं है, ठीक है, समझ गए? यही ये लिखा है शब्दों में, कहीं डाउट? अगला लिखो, सरकारी प्रतिभूतियां, सरकारी प्रतिभूतियां क्रेडिट विनियमन और नैतिक सलाह के बाद से जो चीजें लिखवा रहे हैं, ये सब सिर्फ टर्म है इकोनॉमी के जो बैंक में यूज होते हैं, ठीक है। केंद्रित क्रेडिट विनियमन और नैतिक सलाह ही गुणात्मक का पार्ट थी, ठीक है। और बेस रेट भी एक तरह से गुणात्मक का ही पार्ट है, वो भी रूल्स जारी किया जाता है। लेकिन अब आगे जो चीजें हैं ये टर्म हैं, शब्दावलियां हैं जो यूज की जाती हैं बीच बीच में आरबीआई और बैंकों द्वारा, ठीक है। लिखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या सरकारी प्रतिभूतियों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं ना। देखिए, सरकारी प्रतिभूतियां भारत सरकार द्वारा जारी की जाती हैं
और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेची और खरीदी जाती हैं। इसकी खरीद फरोख्त कौन करेगा? आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक लिखने के बजाय आप क्या लिख लिया करो? आरबीआई लिख लिया करो। सेल एंड बाई की जाती है। ऐसी प्रतिभूतियां, अगली लाइन, अगला पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखा करो, कभी पैराग्राफ वाइज मत लिखना जितना हम लिखाते हैं, पॉइंट वाइज लिखा करो नंबरिंग करके। ऐसी प्रतिभूतियां अल्पकालिक या दीर्घकालिक होती हैं। अल्पकालिक या दीर्घकालिक होती हैं। अल्पकालिक मतलब हुआ आमतौर पर 1 वर्ष से कम समय की अवधि की, 1 वर्ष से कम समय की अवधि, मतलब ये गवर्नमेंट से क्या एक तरह का बॉन्ड पेपर है। अब इसे हमने जारी किया कि आप इसे खरीद लो, अगर आप 100 रुपए खरीद रहे हो, जब वापस करोगे तो 120 रुपए मिलेगा। तो उसका जो 1 साल से कम समय के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा आपका, वो क्या होगा? अल्पकालिक। और 1 साल से ज्यादा का हुआ तो दीर्घकालिक हो गया। तो अल्पकालिक में ट्रेजरी बिल आता है। ट्रेजरी बिल नाम सुना होगा बहुत ज्यादा। ट्रेजरी बिल को हिंदी में भी ट्रेजरी बिल ही कहते हैं। 1 वर्ष से कम समय में परिपूर्ण होने वाली प्रतिभूतियों को क्या कहते हैं? अल्पकालिक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल में अब ब्रैकेट में लिखना, ट्रेजरी बिल ब्रैकेट में लिख लो वहीं पे। ट्रेजरी बिल 3 रूपों में वर्तमान में जारी किया जाता है। ट्रेजरी बिल वर्तमान में 3 रूपों में जारी किया जाता है। तुम लोगों को जैसे बोलना बंद करो, कैसे तुम लोगों का मुंह चलने लगता है। तुम थोड़ा देर शांत नहीं रह सकते? ठंडी लग रही है? आप इधर आ जाओ बेटा। नहीं, धूप लग रही है यहाँ पे। यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, वहां पे हवा नहीं लग रही, वहां पे सुनाई नहीं पड़ेगा बेटा, फिर हमें बहुत तेज बुलवाओगे तुम। तीन रूपों में जारी की जाती हैं: 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन। 91, 91, 182 और 364। 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। 182 और 364। 364। ठीक है। 91 दिन,
182 दिन और 364 दिन ट्रेजरी बिल कहते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों का एक दूसरा नाम है, ये क्या है, अल्पकालिक है। ठीक है, अब इसी ट्रेजरी बिल के बारे में आगे नोट्स लिखना। ये जो है डिस्काउंट रेट पर जारी की जाती हैं, ये जो है डिस्काउंट रेट पर जारी किया जाता है। डिस्काउंट रेट पर इसमें एक टर्म है डिस्काउंट रेट पर जारी किया जाता है ना। इसमें जो बॉन्ड पेपर एक तरह से क्या है, प्रॉमिस नोट ही है। ट्रेजरी बिल पे लिखा रहेगा 100 रुपए का है, 1000 रुपए का है, 1 लाख का है, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। ठीक है, तो जब वो जारी किया जाएगा तो आपको ये अगर लिखा है 100 रुपए तो ये 100 रुपए का आपको नहीं मिलेगा। डिस्काउंट रेट मतलब इससे कम रेट पे मिलेगा। 80 रुपए, 75 रुपए, 90 रुपए, जैसा उस समय सरकार को लगेगा कि कितना पैसा मार्केट में डालना है और कितने आसानी से इसको बेचना है। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट रेट, समझे। 100 रुपए उस पर लिखा हुआ फेस वैल्यू, बट वो डिस्काउंट रेट पे मिल रहा, मतलब सस्ता, कम रेट पे दिया जा रहा। ठीक है, लेकिन जब आप उसे वापस सरकार को देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 100 रुपए पूरे मिलेंगे, फेस वैल्यू पूरी मिलेगी। अब वो टाइम डिसाइड रहेगा कि वो 91 दिन के लिए जारी किया गया था या 182 दिन के लिए जारी किया गया था या 364 डेज के लिए, लेकिन 1 साल से कम ही होना चाहिए, तभी ये अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियां कहलाती हैं। समझ गए? तभी तो कह दिया साल से कम। 91 दिन के लिए जारी होगा तो हो सकता है कम डिस्काउंट पे जारी हो, तब 90 या 95 रुपए का जारी हो, और जब यही 182 दिन का तो हो सकता 80 रुपए का जारी हो, 364 दिन हो तो हो सकता 70 रुपए का भी जारी कर दें, है ना। ऐसा तो है नहीं, समझे ट्रेजरी बिल क्या होता है? समझ गए ना सब, सभी लोग? किसी कोई डाउट नहीं है ना? डाउट नहीं है? आप बताइए जरा क्या होता है ट्रेजरी बिल। आप क्या नाम है? रुखसार भी ना? हाँ बताइए रुखसार जी। हाँ ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा, हाँ सरकार द्वारा खरीद चलाया जाता है। हाँ आप बताइए ट्रेजरी बिल। ये सरकार द्वारा जारी किया जाता है। हाँ, और 1 साल से कम की अवधि के लिए। तुमसे हम पूछ रहे हैं क्या? 1 साल अभी पूछेंगे तुमसे। हाँ, 1 साल से कम की अवधि के लिए। ठीक है, और बताओ कुछ और स्पेशलिटी बताओ, इतने पे छोड़ ही जाओ। ये तो अल्पकालिक का सिर्फ तुमने बता दिया, ट्रेजरी बिल की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटियां भी सिखाई ना। बताओ क्या पता नहीं अभी तो यार इतना। 3 अल्पकालिक हो गया है आपका 1 साल से कम। ठीक है, अब उसमें हमने एग्जांपल दिया ट्रेजरी बिल का। ट्रेजरी बिल पे हमने 2-3 वो बताया कि ट्रेजरी बिल इसे कहा जाता है। 99 कहाँ लिखा है? 91, 182 और 364। अच्छा, डिस्काउंट रेट क्या होता है बेटा? सर जो सरकार द्वारा अप्लाई की जाती है सर, जैसे 100 रुपीज़ का है तो उसको सर उसके कम रेट पे दिया जाएगा सर। ओके गुड।
अब तो तुम लोग ये डर जाओगे कि कहूंगा आ गया समझ में तो सर खड़े करके पूछ लेंगे। तो हमें ही कहोगे सर नहीं समझ में आया फिर से। लेकिन तब हम ये पूछेंगे कहाँ नहीं समझ में आया। क्या हुआ, नहीं पसंद आ रहा है इस तरह पढ़ाना है? सर का पूछ लेंगे पता नहीं। नींद से जग जाते हो सब लोग, बीच में उबासी लेते लेते जग जाते हो। अरे पानी डाल दो कोई बोतल से मुंह पे। पानी पिला दो उसे ना। तो समझ आ गया ट्रेजरी बिल? अब तो नहीं डाउट ना, अब कभी कंफ्यूज नहीं होगे ना। ये सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, यही लिख के आएगा। ये आएगा डिस्काउंट रेट लिखा रहेगा, और क्या लिखा रहेगा, फेस वैल्यू कब मिलेगी, सरकारी प्रतिभूतियां, अल्पकालिक, ये सब लिखा रहेगा। तो आपको हमेशा अब याद रहेगा। कल पूछेंगे बता लोगे ना? बता दोगे? वाह, कल भी पढ़ाए थे ना कुछ चीजें। कल वाली चीजें किसको किसको याद है? कल जो चीजें पढ़ाए थे सब साफ है ना, एकदम मेमोरी सब साफ करके आते हो जिससे नई चीज लिखी जा सके। यही है ना? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें बताना था ना। अब तुम बताओ रोलिंग प्लान कब जारी किया गया था? रोलिंग प्लान मतलब अभी तुमसे भी पूछते हैं। अच्छा, पहले प्लान को कौन से मॉडल के नाम से जाना जाता है बताओ? हैं? गलत जगह पूछ लिया, गलत क्वेश्चन। लिखो अगला, दीर्घकालिक आमतौर पर 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए जारी की जाती हैं। दीर्घकालिक प्रतिभूतियां, अगला पॉइंट उसी में, सरकारी प्रतिभूतियों में। अब तक तो ये सब ब्रैकेट में लिखे ना ट्रेजरी के बारे में। अब लिखो दीर्घकालिक आमतौर पर 1 वर्ष या उससे अधिक की, लिख लिया था ये? अरे वाह, अगला लिखो, भारत में केंद्र सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल और बॉन्ड भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल या और बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती हैं, जबकि राज्य सरकार केवल बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करता है। मतलब ट्रेजरी बिल राज्य सरकार जारी नहीं करती है। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा सिर्फ जारी किया जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार जारी नहीं कर सकती। यार सिंपल सी लाइन लिख लो, ट्रेजरी बिल केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता, राज्य सरकार द्वारा नहीं, बस।
तुम लोगों को ज्यादा लाइन लिखाना भी हेडेक है। अब अगली हेडिंग डालना नाबार्ड, NABARD, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। जितनी चीजें अभी लिखाई गई सबको समझ में आ गई ना? कहीं पे दिक्कत नहीं किसी को? विकास बैंक। नाबार्ड, ठीक है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। टीचर की शरारत करना तो राजकाज है यार, हम लोग भी करते थे। नहीं, बाकी चीजें भी कॉपी करेगी ना धीरे धीरे, पढ़ाई लिखाई भी कॉपी करेगी ना वो। नाबार्ड लिख लिया ना? नाबार्ड को हिंदी में एक्चुअली में ये शॉर्ट फॉर्म है, नाबार्ड कहते हैं इसको ना। नाबार्ड लिखा, नेशनल एनिमल्स एग्रीकल्चर होता है। बताओ, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, यही है क्या? क्या लिख लो? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसमें लिखो नाबार्ड एक विकास बैंक है, नाबार्ड एक विकास बैंक है जो प्राथमिक तौर पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। हम एक लाइन पूरी बोलेंगे और तुम लोगों को सुन के लिखना है, एक एक शब्द नहीं बोलेंगे। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। यार हिंदी में तो बोल रहे हैं, जो मातृभाषा तुम लोगों की। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु, यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है, शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। कौन पूछ रहा है वित्त मीन्स क्या होता है? फाइनेंस। हम भी वही से बोलेंगे ना, जैसे बच्चे कहते हैं, हम हिंदी में पूछते हैं तो इंग्लिश में बताते हैं, इंग्लिश में पूछेंगे तो हिंदी में बता देंगे मुझे। वित्त मतलब होता है धन। अगली लाइन लिखो, इसकी स्थापना बी शिवरामन, इसकी स्थापना बी शिवरामन, बी शिव सा वाला शौर, बी शिवरामन समिति की सिफारिशों, बी शिवरामन की समिति की सिफारिशों पर 1982 में की गई थी। कब की गई? 1982 में। किसकी सिफारिश पे? बी शिवरामन की। अच्छा, सा और शाह में अंतर कौन जानता है?
बोलने में मैं कह रहा हूँ, वो तो मुझे भी पता है। षटकोण वाला ही होता है। और हाँ, सलजम। बोलते कैसे हैं सा को? अच्छा, सब लोग कैसे पढ़े हुए हो? सा और श पढ़े हुए हो कि छोटा सा बड़ा सा पढ़े हो? कितनी बातें करते हो यार तुम लोग। अगला लिखो। यह एक सांविधिक निकाय है। क्या सांविधिक निकाय है? यार बी शिवरामन 1982 जी, 1982। यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के द्वारा की गई। एक तो 1982 में इसकी स्थापना हुई। अब ये क्या है? एक सांविधिक निकाय है, लेकिन इसका एक्ट कब आया था? 1981 में। वो एक्ट का नाम क्या था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981। ठीक है, लिख लिया? इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अधिनियम 81 का है, स्थापना इसकी 82 में हुई है। जैसे आरबीआई का अधिनियम कब का था? और बना कब था? इधर वाले पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं। इधर ये लाइन आगे 2-3 ये कंसंट्रेटेड रहती हैं। अच्छा, उधर भी? हाँ, नहीं वहां तक नहीं, बीच बीच में सब गायब है पढ़ने, कंसंट्रेट नहीं करते हैं। ये लोग देख रहे हैं, इनको नहीं बोला मैंने। नहीं, इधर वाले भी आगे पढ़ते हैं सभी वो पढ़ने वाले, लेकिन बीच बीच में एक्चुअली में तुम लोगों का दिमाग कहीं और चला जाता है। समस्या इस बात की है। अगला लिखो। यह ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए बेटा थोड़ा तेज तुम लोग लिखा करो तो जल्दी हो जाए, मुझे नोट्स बनवाना तुम लोगों का। अदरवाइज मुझे शॉर्ट हैंड फिर और जाना पड़ेगा, फिर समझाना और लिखाना दोनों नहीं हो पाएगा चीजों का। कहाँ सेंड करें? कहाँ डाल दिया करें? कैसे डालेंगे? एक बात बोले, एनसीईआरटी बोले पढ़ के तो आते नहीं हो और तुम लोग सोचते हो मैं हाथ से लिख के तुम्हारा ग्रुप में डालूं। कभी नहीं डालूंगा। यहाँ पे लिखो किताब बोली हुई है, किताब में सब लिखा है। क्यों नहीं लिख लेते किताब से फिर जाके? एनसीईआरटी का एक चैप्टर तक नहीं पढ़ते हो और पीडीएफ कलेक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो। पीडीएफ में सारी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, हर चैप्टर की, और पॉइंट वाइज फिगर वाइज बनाया हुआ है, और बहुत आसान शब्दों में आपकी डिक्शनरी बढ़ाने के लिए। कितने लोग एनसीईआरटी पढ़े हो? एक चैप्टर तक नहीं पढ़ा आप लोगों ने। सारी पंचवर्षीय योजना भी वहां लिखी हुई है, लिखी है ना, और पतली पतली किताबें हैं। सबसे आसान होते आपके अपने नोट्स, अपने हाथ से बनाए हुए।
और कब बनते हैं? जब वो आप बार बार किताबें पढ़ते हो। बाई चांस से हमसे कोई इंफॉर्मेशन छूट रही है तो आप वो किताब पढ़ के वहां से इंफॉर्मेशन आप अपना ऐड ऑन कर सकते हो। कोई भी किसी का नोट्स से नहीं पढ़ना चाहिए, कभी किसी के नोट्स से। चाहे किसी भी टॉपर का देख लेना, सबने अपने अपने नोट्स बनाए हैं। आपको नोट्स बनाने का तरीका बताना हमारा काम है। टीचर का काम है आपको पढ़ना सिखाए, ना कि पढ़ के दिखाए कि आपको ये पढ़ना है। आपको सोचना सिखा दे, कैसी चीजें अचीव करनी है, क्या करना है। तो मैं उस पर भरोसा करता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लिखा करिए। यहाँ पे जो प्रैक्टिस डलवाई जा रही है उसमें कौन से मेजर पॉइंट वो हम लिख दे रहे हैं। अब हम पता चले स्क्रीनशॉट इसका भेज दें उसका भेज दें तो कोई फायदा नहीं। वो मुझे पता आप लोग पढ़ोगे है नहीं। जब यहाँ पे नहीं पढ़ते पूछने पे तो वहां कहां पढ़ोगे। और हर टीचर का अपना पढ़ाने का ढंग है। किसी की ये आदत होगी ठीक है नहीं बोलना, चलो दे दिया। किसी की ये होगी कि नहीं मुझे प्रोडक्टिविटी चाहिए। और प्रोडक्टिविटी तभी निकलती है जो मेहनत करते हैं बच्चे तब, क्योंकि कंपटीशन आपको देना, नौकरी आपकी लगनी है, पैसा आप कमाओगे, आपकी लाइफ सुधरेगी। तो आप काम करना सीख लो। और आप जब क्लास में लिखते हो तो आपको चीजें याद भी रहती हैं। आपके हैंड रिटन नोट्स बने रहते हैं क्लास के। घर पे कितने, स्कूल से लेके कॉलेज तक कितने लोग घर पे नोट्स बनाए हो आज तक? खुद से? बड़े पढ़ंकू लोग तो अब काहे नहीं पढ़ रहे हो किताब से? अभी भी पढ़ना चाहिए ना। यह ग्रामीण आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये लिख लिए? आधारभूत संरचना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगला बैंक लिखना। नाबार्ड हो गया, अगला लिखोगे सिडबी। सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसमें क्या क्या जानना होगा आप लोगों को? स्थापना वर्ष, ठीक है, मेनली ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ज्यादातर। और ये किस लिए बना है, यही मेन जानना होता है किसी भी। नाबार्ड में अभी आप लोग यही जाने और इसमें भी यही चीज जानेंगे। लिख लीजिए, सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत की गई। संसद के एक अधिनियम के तहत की गई। यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, क्या हुआ लिख लिया? एमएसएमई सेक्टर, क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए संवर्धन,
वित्त पोषण और विकास के लिए क्या प्रोवाइड करेगा? उधार, लोन, वित्त प्रोवाइड करेगा, पैसा। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाएं आती हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन या योजनाएं आती हैं, क्रियान्वयन किया जाता है। अगला लिखना एक्सिम बैंक। एक्सिम, EXIM, कैपिटल में सब। एक्सिम बैंक भारतीय निर्यात और आयात बैंक। भारतीय निर्यात और आयात बैंक। क्या हुआ? एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई, 1982 में। यह बैंक, अगली लाइन, यह बैंक मुख्यतः भारत से किए जाने वाले निर्यात के लिए, यह बैंक मुख्यतः भारत से किए जाने वाले निर्यात के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। ऋण उपलब्ध कराता है। अगली लाइन, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त पोषण, इसे सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए, इसे सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। शीर्ष वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। इस बैंक को किस लिए बनाया गया? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली संस्थान के रूप में काम करता है। तुम आगे आके बैठो, पहले तुम्हें कम सुनाई पड़ रहा है। थोड़ा ऊपर पेन पकड़ा करो, पेन थोड़ा ऊपर पकड़ो। हाँ, अब लिखा करो, फिर पकड़ ली नीचे, ऊपर पकड़ो, लिख लोगे, प्रैक्टिस तो करो। पेन थोड़ा ऊपर पकड़ोगे स्पीड ज्यादा तेज आएगी, बहुत नीचे पकड़ोगे तो स्पीड स्लो हो जाती है। प्रयास करो। डॉक्टर वाली राइटिंग आती है, ठीक, आएगी। खुद का लिखा खुद के समझ में जरूर आती है। पेन बहुत ज्यादा नीचे पकड़ने पे स्पीड नहीं आती है। क्या हुआ बेटा? छूट गया तुम्हारा? लिख लेना किसी से लेके। अगला लिखो NHB, राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक, NHB। ये सब बैंकों के फैक्ट्स हैं जो SSC में पूछे जाते हैं। ठीक है, आवास बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक।
लिख लिए? क्या हुआ, सब लोग इधर उधर मुंह क्यों देख रहे हो? हैं? लिख लिया? लिखो फिर, ये कब बना था? इसकी स्थापना 1988 में। ऐसे हेडिंग एरो मारो 1988, समझ जाओगे कि स्थापना ही है 1988, और क्या है 1988। हाँ हाँ ऐसे ही, हाँ 1988 मन के भी ऐसे लिख दो स्थापना, वो पता रहेगा ना। हाँ, या सामाजिक आवास, इसका बना किस लिए? या सामाजिक आवास कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों, सामाजिक आवास कार्यक्रमों और अन्य गतिविधियों को पुनः वित्त प्रदान करता है, को पुनः वित्त प्रदान करता है, रीफाइनेंस करता है। कुछ को पुनः रीफाइनेंस करता है। क्या हुआ, ऐसे बोले यहां घूमते हुए, तेज बोले। अगला लिखो, लीड बैंक योजना। लीड बैंक योजना, लीड, हाँ LEAD, लीड बैंक योजना, हिंदी में भी लीड ही लिखा है। लीड बैंक की स्थापना योजना, ये योजना है, ये कब स्टार्ट हुई? 1969 में, 1969 में। और किस समिति की सिफारिश पे? नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पे। नरसिम्हन 1969 में। नहीं, नरीमन कमेटी की, नरीमन समिति की सिफारिश पर यह योजना आरंभ की गई। क्या हुआ, क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? बहुत बदमाशियां करते हो तुम लोग यार क्लास में, बताओ जरा। मुझे लगता है 2-3 बच्चे या बच्चियां छोड़ के और बाकी सब बहुत शरारत करते हो, जो पढ़ते भी है दोबारा रिवाइज भी नहीं करते हैं। मतलब वो पूछते भी नहीं, एक बार में सुन भी लेते हैं। इधर 2-3 बच्चियां हैं, 1-2 बच्चे इधर हैं, और एक ये भी हैं। मतलब अभी नाम मुझे धीरे धीरे याद हो जाएंगे यार, 1-2-4 दिन में। मतलब इतने नाम मैं पूछ लेता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ एक एक करके। इसलिए बुरा मत मानना यार, कोई ईगो पे मत लेना, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता भूलने का। अब इतने बच्चों, मैं धीरे धीरे नाम याद हो। क्या क्या ये बुरा मान गई क्या? खुश हो रही है? बताओ। देखो, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अप्रिशिएट करना भी हमारा काम है। जो बच्चे पढ़ते हैं अच्छे से मेहनत करते हैं, और हम चाहते हैं सभी मेहनत करोगे, ये भी जानते हैं। मन करता है ना सबका मेहनत का? वही तो नहीं करता। लीड बैंक योजना एक्चुअली वो ऐसी योजना है, टाइम हो गया, अच्छा टाइम। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेज कम है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, यहाँ पे SBI है, PNB है, ICICI है, सारे बैंक हैं, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जिस बैंक की ब्रांच होगी और उसकी पहुंच होगी, उसमें खाता धारक होंगे,
उस बैंक को क्या बना दिया जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक। उस बैंक से कह दिया जाएगा इस डिस्ट्रिक्ट को आप गोद ले लो, और यहां भी जितनी विकास की योजनाएं चल रही हैं उस बैंक के द्वारा संचालित कर दी जाएं। समझे आप? वो बैंक क्या करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट को गोद ले लेगा और वहां पे जितनी विकास की योजनाएं हैं उस बैंक द्वारा संचालित हो जाएंगी। तो ये क्या हो गई, लीड बैंक योजना। जैसे पीलीभीत में अगर एसबीआई की ज्यादा ब्रांचेस हैं तो एसबीआई यहाँ का लीड बैंक बन जाएगा, यहाँ का गोद ले लेगा इस डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, ये सर एक ही बैंक कर सकती है, दो बैंक हो सकती है? एक बैंक, कोई एक बैंक डिफाइन किया जाएगा, उसी से कहा जाएगा। वरना एक्चुअली में वो हो जाएगा ना, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि कोई काम एक ही लोगों को ना, इतने डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश में, तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट को गोद लेने के लिए एक बैंक कोई कर लेगा जिसकी ब्रांचेस ज्यादा होंगी, अपना जिसकी पहुंच वहां पे ज्यादा हो। समझ गए? लिखाना है क्या इसमें? लिख लो, लिखो, देखो सब लोग क्या लिखते हो अपनी लाइन में, अपनी लैंग्वेज में। चीजें समझ में आ गई, अपनी लैंग्वेज में लिखना आसान होता है क्या? याद रहता ना? हाँ। नहीं आता ना? अब लिख लो अपने लैंग्वेज में लीड बैंक योजना क्या होगी। बाकी चीजें सर आ गए मैथ वाले, बाकी चीजें हम कंटिन्यू कर लेंगे बाद में कल, लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अब, क्योंकि बैंकिंग वाले चैप्टर पे इसलिए मैं थोड़ा टाइम ज्यादा दे रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर बड़ा कोर होता है। इसके बाद एक चैप्टर और है नेशनल अकाउंटिंग वाला, वो भी थोड़ा टाइम लेगा, ज्यादा टाइम तो नहीं, जीडीपी जीएनपी ये सब चीजें, इसके बाद उसे ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीडीपी जीएनपी कैसे कैलकुलेट करते हैं उन चीजों को देखेंगे। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर का कुछ पार्ट देखेंगे, मेजर बहुत डेप्थ एनालिसिस नहीं करेंगे, सिर्फ टर्म्स जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका रीजन ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर टाइप के एग्जाम देने हैं, और एसएससी में देखे होंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जीएस में कितने आते हैं, 1 या 2 3 आते हैं। तो योजनाओं से कुछ पूछे जाते हैं और ये बैंकिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं, बैंकिंग वाला पूछा जाता है, इसलिए मैं उसको हाँ यस, तो इसीलिए इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं कि ये चीजें आपकी कवर हो जाएं। बाकी और ज्यादा बृहद एक्सप्लेनेशन देके, क्योंकि आपको वो नहीं करना, सब्जेक्टिव राइटिंग नहीं करनी है। ठीक है, और बाकी किसी को कोई डाउट रहा करे तो नंबर मैंने बताया हुआ है, आप कभी भी पूछ के मैसेज करके आप पूछ लो, लेकिन आप पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ो जरूर सभी लोग। ठीक है।